आगे बात करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कैसे होती है और सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पर कैसा असर पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि जो आपका सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड है इसमें जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स होंगे वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेंगे उसके बारे में। तो अब सबसे पहले हमको इतना तो मालूम ही चल गया है इसके बारे में कि इसमें यदि हम क्या ले रहे हैं, ये एक इस प्रकार का सॉल्यूशन है। मान लीजिए यदि ये कोई कंटेनर है तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, लिक्विड होगा। इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट बोल रहा हूँ। और इसमें अब मान लीजिए यहाँ से ये क्लोज है ये, तो इसमें से थोड़े थोड़े कुछ क्या होंगे, गैस होंगे, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूट कह सकता हूँ। तो इस तरह से जो मेरा सॉल्यूशन तैयार होता है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें कम मात्रा में गैस और ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब जो विलेयता हिंदी में हम बोलते हैं, जो घुलने की क्षमता होती है, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले नंबर का फैक्टर है वो हमारा है नेचर ऑफ तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर का जो हमारा सॉल्युबिलिटी फैक्टर होगा वो होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट। आपको याद रखना होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट भी डिपेंड करेगा कि आपका जो ये गैसेस हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके लिक्विड में सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि कुछ गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर अमोनिया हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी लिक्विफाइड हो जाती है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, ये द्रव के रूप में बदल जाती हैं ये गैसें। तो इस तरह से ऐसी गैसें जो क्या हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे गैसें क्या हो जाती हैं, आसानी से क्या हो जाती हैं, लिक्विड में क्या हो जाती है, विलय रहती है। तो उन गैसों के लिए हम बात कर रहे हैं जो गैसें बहुत ही जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। सॉल्युबिलिटी इज वेरी मोर। तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, आप लिक्विड में इन गैसों में से कोई सा गैस यदि आप उसमें सॉल्युबल करना चाहते हो तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। लेकिन अगर इसके जगह पे आप जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन गैसों को लेते हो जो जल्दी से लिक्विफाइड स्टेट में नहीं आ पाती, तो वो क्या हो जाएगा, उनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिन गैसों की लिक्विड स्टेट में बदलने की क्षमता जल्दी होती है, अधिक होती है, वो जल्दी से क्या हो जाती है, किसी भी विलायक में आराम से वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट में घुल जाएगा। तो ये पहला फैक्टर था। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर का। तो फ्रेंड्स हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, सेकेंड फैक्टर हमारा होगा टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यदि हम क्या कर ले, कोई ऐसा सिस्टम रख लें और इस सिस्टम को यदि हम बाहर से हीट देना शुरू कर दें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सॉल्युबल हुए जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे सेम टू सेम कंडीशन होता है, हम कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में क्यों रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रखने का कारण होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मिलाई जाती हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं, वो आसानी से उस कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई रहे, इसीलिए उसको फ्रिज में रखा जाता है। लेकिन अगर आप उसी कोल्ड ड्रिंक को निकाल के धूप में रख देते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ने पर जो गैसें हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ज़्यादा देर तक टेम्परेचर मिलने पर वो अपने आप ही उसका जो ढक्कन होगा वो क्या हो जाएगा, खुल के बाहर हो जाता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी फैक्टर उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा, उतना ही डिक्रीज होगा। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में बात करें तो फिर से वही कहानी, यदि इस कंडीशन पे यदि मैं क्या करूं, इसको ऊपर से प्रेशराइज करूं, तो प्रेशराइज करने पर जैसे जैसे पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर दबता जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, एरिया कम होगा। तो एरिया कम होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से मेनली 3 फैक्टर को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट्स जो बहुत ही जल्दी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में। सेकेंड हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होता है, जबकि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें आपको याद रखना होगा, इसके बारे में हम आगे या हमारे आने वाले वीडियो में हम हेनरीज लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे। हेनरीज लॉ से भी हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम देखेंगे कि प्रेशर से कैसे संबंधित होता है वो। तो इस तरह से आप अपना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते जाइए कॉपी पे। और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस की, जो था आपका सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड थे, और दोनों से जो मिलके जो सॉल्यूशन बना है उसे हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड जैसा सॉल्यूशंस। तो इसके अंतर्गत हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्कोहल इन वाटर या फिर एसिटिक एसिड इन वाटर। तो इसमें दोनों ही कंडीशन पे आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही जो दो चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिली हुई हैं वो दोनों ही क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए, इसमें हम आगे देखें तो, कि जो ऐसे सॉल्यूशन जिनका नेचर सेम होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो सेम नेचर वाले सॉल्यूशंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, मिसिएबल्स या मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो सेम नेचर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए इनका नेचर, और अगर मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन ले लूं जैसे इनका नेचर, तो दोनों ही प्रकार का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का नेचर यदि क्या हो, सेम हो, तो वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे में आराम से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ये AB टाइप का नया सॉल्यूशन बना सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेम टू सेम टाइप के नेचर वाले क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आपस में बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जबकि अगर इन दोनों का यदि नेचर अलग अलग होता तो वो आसानी से मिसिएबल्स नहीं होते। ठीक है, अगर इसी का एग्जांपल अगर हम देखें तो सिंपली आप समझ सकते हो कि जैसे नेल पॉलिश। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए, नेल पॉलिश जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए जल्दी समझ आएगा उनको ये। तो जो नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, वाटर में वो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता, जबकि अगर उसको थिनर से अगर आप डिज़ोल्व करें, थिनर में यदि हम साफ़ करने की कोशिश करें, तो थिनर में जो नेल पॉलिश होता है वो जल्दी से साफ़ हो जाता है। ठीक है, जल्दी से सॉल्युबल होता है। तो इसका कारण क्या है कि जो आपका नेल पॉलिश होता है वो एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि वाटर क्या है, आपका जो वाटर होता है वो क्या है, एक प्रकार का इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है। तो जो इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक, तो दोनों आपस में एक दूसरे में बिल्कुल मिसिएबल्स होने वाले नहीं हैं। जबकि अगर मैं बात करूं थिनर का मतलब होता है एसीटोन। तो जो आपका एसीटोन होता है और आपका जो नेल पॉलिश होता है, दोनों का जो नेचर होता है सेम होता है। दोनों ही एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं, और सेम नेचर होने के कारण ही आपका जो नेल पॉलिश होता है बड़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है थिनर या फिर एसीटोन में, जबकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि दोनों का क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेम नेचर वाले जो सॉल्यूशंस या कंपाउंड्स हैं वो आसानी से क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे में मिसिएबल्स हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए और बी अगर इनका सेम नेचर है तो वो आसानी से एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिसिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के आधार पर क्या किया गया है, जो इस टाइप का सॉल्यूशंस है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स, ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का है वो है आपका कंप्लीटली, सकते हैं कि जो इस तरह का लिक्विड होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कंप्लीटली मिसिएबल्स लिक्विड। तो कंप्लीटली मिसिएबल्स लिक्विड हम किसको कहेंगे, जैसे ऐसे लिक्विड्स जो क्या हो, आसानी से एक दूसरे में कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हो, मिक्स हो जाते हो। तो जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका जो एल्कोहल होगा उसको आप H2O के साथ, वाटर के साथ मिलाओगे तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं एसिटिक एसिड की भी बात करूं तो एसिटिक एसिड भी आपका क्या हो जाता है, H2O के साथ कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत का एग्जांपल है। पार्शियल मिसिएबल लिक्विड का क्या मतलब होता है, ऐसे लिक्विड जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स में तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिजोल्व या कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, बहुत ही कम, अब हम बोल सकते हैं पार्शियली क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है फिनॉल वाटर सिस्टम। तो जब हम फिनॉल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत ही पार्शियली मिक्स होते हैं वो एक दूसरे में। उसी तरह से लास्ट है हमारा
कम्प्लीटली इमिसिबल्स लिक्विड्स का मतलब है ऐसे लिक्विड्स जो क्या हो बिल्कुल भी एक दूसरे में मिक्स भी ना हो, थोड़े भी ना हो। तो इस तरह का एग्जांपल हमारा हो जाता है। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, ये है आपका C6H6 बेंजीन के ऊपर हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है। आप बेंजीन के बारे में जानना चाहते तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। तो जो बेंजीन होगा, तो बेंजीन को यदि मैं किसके साथ मिक्स करूं, वाटर के साथ मिक्स करूं, तो ये उसका एग्जांपल हो जाता है। बेंजीन है, आपका एसीटोन है, ये सभी वाटर में बिल्कुल भी डिजॉल्व, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, तो ये उसके अंतर्गत। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का जो सॉल्यूशन था उसको भी हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। इसमें हम इन तीनों का एक एग्जाम्पल कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, थर्ड होता है आपका सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड्स फॉर्म पे होते हैं, उसको हम तीसरा नंबर हमारा सॉलिड इन सॉलिड भी कह देते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वैसे आपका जो एलॉय वगैरह का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, हम जानते हैं कि सॉलिड्स में जो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप पाया जाता है, और गैप पाए जाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्टेट कहा जाता है। और उन इंटरस्टिशियल स्टेट्स में क्या होता है, जो दूसरे एटम या दूसरे सॉलिड्स होते हैं वो आसानी से उसमें फिट हो जाते हैं, और फिट हो जाने के कारण क्या हो जाता है, एलॉय या मिश्र धातु का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो दो सॉलिड आपस में मिक्स हो जाने के कारण हम उसको सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वैसे खासतौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहले तो ये सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और इससे पहले हमने जो बताया आपको सॉलिड्स इन क्या होता है आपका लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी लास्ट वाला जो होगा आपको सॉलिड इन सॉलिड, वो उतना खास नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको उसके बारे में बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम पे उसे भी तैयार करके आपके सामने ला सकें।